हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 14 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही ये पार्ट 2 का वीडियो देखिए। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक सेक्टर्स प्ले एन important रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजप्शन। तीनों प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक सेक्टर प्राकृतिक यानी कि नेचुरल कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Let us go on an imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sectors are interconnected and support each other. आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं, यानी कि हम उसमें विजिट करते हैं। ठीक है, दिमाग में ही सोचते हैं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं, जहाँ हम यह समझेंगे कि ये तीनों सेक्टर कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। आगे है डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम farm to plate. These days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and happy moos of their best friend, their cows or buffaloes. इन दिनों गुजरात के किसान सुबह दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों के खुशी में रंभाने की आवाज़ें सुनते हैं। ये गुजरात की बात कर रहे हैं। Cows have a special place in the lives of the farmer and their family. किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय। किसान गायों का दूध निकालते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। At the end of the month, they get paid for the milk based on its quantity and quality. महीने के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। जैसा उनका दूध होएगा, जैसी क्वांटिटी होएगी और जैसी दूध की क्वालिटी होएगी, उसी के अनुसार उनको पैसे दिए जाएंगे महीने के अंत में। However, this was not the case about 50 years ago. हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं था। अभी तो किसानों को वो दूध दे रहे हैं और उनको उनको पैसे मिल रहे हैं उनके, मगर 50 साल पहले ये वाली बात नहीं थी। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। आपने अमूल का नाम भी सुना होगा और अमूल के आपने कई प्रोडक्ट भी बाजार से खरीदे होंगे और उनका स्वाद चखा होगा। दिस इज़ द अमेजिंग स्टोरी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल नाम के एक दूध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। इन अर्ली 1940s, farmer in Anand district would sell milk to the neighboring villages. 1940 के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध, यानी कि जो वो गायों भैंसों से दूध निकालते थे, अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। डेयरी क्या होता है? ए प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर। डेयरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मिल्क को इकट्ठा किया जाता है और उसमें फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है, संभाल कर रख दिया, उसका भंडारण किया जाता है, उसको संभाल कर रख दिया जाता है। आगे है, दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाई विलेजेस टू सेल द मिल्क अंडर स्कॉर्चिंग हीट।
वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नज़दीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। एज यू नो, मिल्क स्पॉयल और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। आप जानते हैं कि दूध गर्म मौसम में जल्दी खराब हो जाता है या फट जाता है। द फार्मर्स हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉयल। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता था। दिस वाज ए लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे फिर भी उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे। सो दे डिपेंडेंट ऑन पीपल कॉल्ड मिडल मैन हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मीगर प्राइजेज फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट इन द मार्केट। इसलिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। बिचौली यानी कि मिडलमैन जो उनसे दूध खरीद लेते थे। इसलिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था जो किसान से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते और इसे बाजार में बेच देते थे। Many times the farmer felt cheated and harassed by the middleman. कई बार किसान बिचौलियों के कारण, मिडलमैन के कारण ठगा सा महसूस करते थे या फिर वो बिचौलिए उनको क्या करते थे, हैरास करते थे, परेशान करते थे। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या है उसको पढ़ लेते हैं हम। ए ग्रुप ऑफ पीपल who voluntarily come together to meet their economic and social needs in a formal way. They own the cooperative and decisions are taken by the members collectively. अब कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है? व्यक्तियों का एक ग्रुप जब अपनी इच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्रुप के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। वन डे द फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए प्रोमिनेंट नेशनल लीडर, विद देयर प्रॉब्लम्स। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इनको जानते भी होंगे, इनका नाम आपने पहले सुना भी होगा। ही एडवाइज्ड देम टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन द मिडलमैन। अब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक सलाह दी। उन्होंने अपनी इच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर डिपेंडेंट डिपेंडेंस को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने की सलाह दी। उन्होंने उनको कहा कि आप बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें और अपने आप खुद एक कोऑपरेटिव आप बना लें। एज ए कोऑपरेटिव द फार्मर would be able to buy and sell milk as group, taking care of the entire operation of milk collection, processing and distribution themselves. The farmer took Sardar Patel's advice. जब सरदार पटेल ने उनको एडवाइस दी तो किसानों ने क्या किया, एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे तथा दूध को इकट्ठा करना यानी कि संग्रह, फिर उसका प्रोसेस करना, फिर उसको बांटना, उसको बांटने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श मान लिया, उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली क्योंकि किसान ये सारे काम कर सकते थे, दूध को इकट्ठा कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे और फिर दूध को बांट भी सकते थे अगर वो मिलजुल कर काम करते। तो उन्होंने सरदार पटेल की सलाह को मान लिया। Amul was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvan Das Patel, lawyer and freedom fighter, and Dr. Varghese Kurian, an engineer who was working at a dairy factory in Mumbai. अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल जो एक लॉयर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो एक इंजीनियर
मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, एक इंजीनियर थे, के नेतृत्व में की गई। यानी कि फिर जो कोऑपरेटिव की उन्होंने स्थापना कर दी और उसमें मुख्य कौन थे? त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन। ठीक है? उन्होंने किसानों के साथ मिलकर अमूल की स्थापना 1940 में की। अब यहाँ पे मिडलमैन के बारे में बताया गया है। मिडलमैन कौन होता है वो तो आपको पता ही लग गया वैसे। पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स। एक ऐसा पर्सन जो प्रोड्यूसर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं, यानी कि जैसे किसान है, किसान ने दूध का उत्पादन किया, वो किसानों से सामान खरीदेंगे। जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और कंज्यूमर होते हैं जो कंज्यूमर यानी कि आम लोग होते हैं जो दूध खरीदेंगे या कोई सामान खरीदेंगे, उनको बेचते हैं। बिचौलिए इस सेवा के लिए शुल्क लेते हैं और जो ये काम कर रहे हैं उनसे खरीदने का और उनको बेचने का, कस्टमर्स को बेचने का, तो इस काम के क्या ले लेंगे वो? पैसे ले लेंगे। मान लो उन्होंने कोई भी चीज़ ली, मान लो दूध लिया, किसानों से ले लिया 50 रुपए किलो, 50 रुपए लीटर और जो कस्टमर हैं उनको बेच दिया 70 रुपए लीटर, तो उनको 20 रुपए जो उनके हुए, वो बिचौलियों के हो गए। ठीक है? This initiative brought farmers, including women, together and gave them control over the production and sale of milk. इस प्रयास ने किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका कंट्रोल बढ़ गया। The milk producers collectively made their own decisions on all matters such as production, pasteurization and sale of milk. दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चरीकरण यानी कि पाश्चराइजेशन और बिक्री। जितने भी उससे जुड़े मुद्दे थे वो दूध से जुड़े मुद्दे थे वो खुद ही सारे निर्णय लेने लगे। द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन विच हेल्प रेज देयर इनकम ग्रेजुअली। इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। They did not need the middleman anymore and became like one big family. उन्हें अब मिडलमैन यानी कि बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। As more and more farmers began to see the benefit of the cooperative, it continued to grow. जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। The quantity of milk that was being collected was so huge that the farmer decided to make other products out of it. जब दूध की मात्रा अधिक हो गई, तब किसानों ने इससे दूसरे प्रोडक्ट भी बनाने का निर्णय किया। निर्णय ले लिया उन्होंने कि भाई दूध अब ज़्यादा हो गया है, अब इससे हम दूसरे प्रोडक्ट भी बनाएँगे, जैसे कि घी हो गया या पनीर हो गया, ऐसी चीज़ें भी अब उससे हम बनाकर बेचेंगे। They set up a factory in Anand and began to produce butter and milk powder. उन्होंने आनंद में एक दूध की फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना शुरू कर दिया। टुडे द कोऑपरेटिव हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। आज इस सहकारी संगठन के पास अनेक, आप कह सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट हैं मिल्क के और फैक्ट्रीज हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू? क्या आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता सकते हैं? तो आप बता सकते हैं, आपने अमूल का दूध भी पिया होगा, अमूल का पनीर, अमूल का मक्खन, अमूल लस्सी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने कंज्यूम किए होंगे। The products are then transported and sold in both small and large retail shops all over the country.
तब इन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है और एंड सोल्ड इन बोथ, और फिर उसको कहाँ पर बेचा जाता है, स्मॉल और लार्ज रिटेल शॉप में बेच दिया जाता है पूरे देश में। इन फैक्ट दे आल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात भी करते हैं, यानी कि जो अमूल के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर के देशों में भी जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर ऑफ दिस कोऑपरेटिव विल देयर काउज टू सेल द मिल्क लेटर। इस रोचक कहानी में इस जो सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए उनका दूध निकालते हैं। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक activity is called a primary sector economic activity because the product is derived directly from a natural source, cow livestock। इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि जो दूध है यानी कि प्रोडक्ट है वो नेचुरल सोर्स यानी कि काऊ या पालतू पशुओं से प्राप्त किया गया है। मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड इनटू अनदर, मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मैनी अदर इन द फैक्ट्रीज। फिर उसके बाद मिल्क को प्रोसेस्ड किया जाता है और उसकी लिक्विड फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में बदल दिया जाता है, जैसे कि मिल्क पाउडर, घी, चीज़, बटर और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटी को सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे, क्योंकि दूध हमें नेचुरल गाय भैंस से मिला है, ठीक है। फिर उस दूध को प्रोसेस करके दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, मिल्क पाउडर, घी, चीज़, बटर, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। आगे है, व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट इट मेक्स। अमूल अपने द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों का क्या करता है? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस, यह उन्हें अलग अलग स्थानों पर बेच देता है। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। अमूल अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों व लॉरियों, रेल, वायुयान एवं परिवहन का प्रयोग करता है। इट हैज़ सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टू अदर शॉप्स इन टाउन, सिटीज एंड विलेजेस ऑल ओवर गुजरात एज वेल एज इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। इसके द्वारा यानी कि अमूल के द्वारा रिटेल शॉप्स की स्थापना की जाती है, जिससे गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और गांवों की दुकानों में दूध तथा दूध के प्रोडक्ट की आपूर्ति की जाती है। हेयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज ए टर्शरी एक्टिविटी। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और ट्रेडिंग यानी कि व्यापार और रिटेल टर्शरी एक्टिविटीज हैं। आगे है डोंट मिस आउट, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक अमूल देयर आर मैनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव अंडर ब्रांड्स सच एज नंदिनी फ्रॉम कर्नाटका, मदर डेयरी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, आविन फ्रॉम तमिलनाडु, विजया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कवि फ्रॉम नागालैंड, सुधा फ्रॉम बिहार, वेरका फ्रॉम पंजाब एटसेट्रा। अमूल के ही तरह कर्नाटक में नंदिनी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी, तमिलनाडु में आविन, आंध्र प्रदेश में विजया, नागालैंड में केवी, बिहार में सुधा, पंजाब में वेरका आदि नाम से अनेक कोऑपरेटिव यानी कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। कैन यू नेम one cooperative around you that has helped groups like farmer, person with disabilities and women to come together and has brought prosperity to their lives? क्या आप अपने आसपास के किसी एक
सहकारी संगठन का नाम बता सकते हैं जिसने किसानों, अशक्त लोगों और महिलाओं को इकट्ठा करके उनके जीवन को समृद्ध किया हो। आगे है विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस बिलो लेट्स सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जानें कि आपकी बुक्स कैसे बनती हैं। द इमेजेस शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प वुडन फाइबर ऑफ ए ट्री इनटू पेपर एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। यह चित्र दर्शाते हैं कि कैसे पल्प यानी कि लुगदी जो पेड़ों से प्राप्त होती है, ठीक है, कैसे लुगदी को कागज और उसके बाद इस पर प्रिंटिंग कर उसे पाठ्य पुस्तकों में बदल दिया जाता है। यानी कि उसमें किस तरह से उसको प्रिंट करते हैं और कैसे उसको परिवर्तित करते हैं पाठ्य पुस्तकों में, बुक्स में। देखो इस चित्र में सबसे पहले पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर पेड़ों के लट्ठों को इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उन लट्ठों को ट्रक पे लोड किया जा रहा है और फिर ट्रकों में भरकर उसको आगे फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। और फिर जब फैक्ट्री में पहुंच जाता है तो फिर उसका जो लुगदी है, जो पल्प है, उसका ये कागज़ तैयार किया जा रहा है। फिर जब कागज़ तैयार हो गया तो फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जा रहा है और फिर प्रिंटिंग प्रेस में लास्ट जो प्रोसेस है, फिर ये बुक को तैयार कर दिया गया है और फिर उसको दुकानों में पहुंचा दिया गया है और दुकानदार उसको बेच रहा है और हम उसको खरीद रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। इस तरह से आपकी पेड़ों से बुक्स बनती हैं, कागज़ तैयार होता है और लास्ट में क्या, बुक्स बनती हैं। None of the activities that are part of the process, from extracting pulp from the tree to making paper and finally producing the books, would have been possible had it not been for all three sector working together। आगे ये बात कह रहा है कि पेड़ों की लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक इस प्रक्रिया की कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं हो पाती, अगर यह तीनों सेक्टर एक साथ काम नहीं करते। यानी कि पेड़ों की लुगदी से लेकर बुक तैयार करने तक कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता, कोई भी जो स्टेप पूरा नहीं हो पाता, अगर ये तीनों सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, तो ये जो बुक्स बनाने का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाता। यानी कि ये आपको क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल इसका दिया गया है कि किस तरह से ये तीनों सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। अभी लास्ट में दिया है डोंट मिस आउट, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। दीज डेज यूज पेपर इज रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। इन दिनों प्रयोग किए हुए कागज को रिसाइकल कर नया कागज बनाया जाता है। यानी कि जो पेपर का हमने यूज कर लिया उसको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है और दोबारा से पेपर उसका बना दिया जाता है। रिसाइकलिंग जस्ट 1 ton ऑफ पेपर सेव्स 17 ट्रीज एज वेल एज 2.5 cubic meter of landfill space where waste is dumped। केवल 1 टन कागज की रिसाइकलिंग करने से 17 पेड़ों एवं 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है जहां पर कूड़ा करकट डाला जाता है। यानी कि अगर आप कागज़ की रिसाइकलिंग करेंगे तो आप अगर 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग करेंगे तो इसका मतलब आपने 17 पेड़ों को बचा लिया। यानी कि 17 पेड़ काटने से 1 टन कागज़ बनता है। अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो वो पेड़ फिर नहीं काटने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर उसको रिसाइकलिंग हमने कागज़ को नहीं किया और कूड़े की तरह उसको फेंक दिया तो कितनी ज़मीन घेर लेगा वो, 2.5 क्यूबिक मीटर लैंडफिल वो यानी कि ज़मीन वो घेर लेगा अगर उस कागज़ को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इससे देखो रिसाइकलिंग से हमारी कितनी बचत हुई है। इट आल्सो टेक 70% लेस एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प। पेड़ों को काटकर कागज के नए प्रोडक्ट बनाने की जगह रिसाइकल किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। यानी कि आप अगर रिसाइकल कागज बनाओगे
तो हमारा 70% हमारा क्या बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी और पानी बच जाएगा। What are the different ways through which we can judiciously use paper in the classroom and offices of your school? आपके स्कूल की क्लासेस में और ऑफिसेज में हम कागज़ का विभिन्न प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि सोच समझकर उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये आपने सोचना है और आप सोच भी सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।